नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की कविता मेरी अभिलाषा। इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। कविता को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि कवि अपनी छोटी छोटी अभिलाषाएं हमारे समक्ष रखते हैं, हमारे सामने रखते हैं और इस कविता में हमें एक संदेश भी देते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सेवा, त्याग, सहनशीलता और दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन स्वयं ही बहुत सुंदर बन जाता है। अब जीवन को सुंदर बनाने के लिए कवि भी अपने मन में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं रखता है। इन्हीं अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त करते हुए कवि प्रकृति से अनेक प्रकार के तत्वों को हमारे समक्ष रखते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपनी कविता। तो कवि कहते हैं सूरज सा दमकू मैं, यानी कि कवि सूरज से प्रकाश लेना चाहते हैं। वे कहते हैं मेरा जीवन भी सूर्य के प्रकाश की समान चमके, दमके, यानी कि लोग उससे प्रभावित हो। आगे कवि कहते हैं चंदा सा चमकू मैं। जिस प्रकार से चंद्रमा में शीतलता होती है, उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में शांति और शीतलता, सहनशीलता को अपनाते हैं तो हमारा जीवन स्वयं ही सुंदर बन जाता है। आगे कवि कहते हैं झलमल झलमल उज्जवल। उज्जवल का अर्थ है चमकता हुआ। जिस प्रकार से तारे आकाश में चमकते हैं, अत्यंत सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन यदि प्रकाशमय होगा, सहनशीलता से भरा हुआ होगा, तो हम स्वयं ही तारों की समान चमकते हुए नजर आएंगे। तो कवि यहाँ अपनी अभिलाषा हमारे समक्ष रखते हैं कि मैं अपना जीवन प्रकाशमय, शीतलतामय और चमकदार बनाऊं, ताकि मेरे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़े और उसका जीवन और सुंदर बन सके। आगे कवि कहते हैं फूलों सा महकूं मैं। फूल जो हमेशा हमें खुशबू देते हैं, महकते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उसी प्रकार से कवि अपने जीवन को भी खुशियों से भरना चाहते हैं। आगे कहते हैं विहंगों सा चहकूं मैं। चहकू मीन्स बोलना, चहकना। विहंग बोलते हैं पक्षियों को। तो कवि कहते हैं कि मैं विहंगों की तरह चहकूं, मैं हमेशा खुश रहूं। जिस प्रकार से पक्षियों का चहकना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर सुबह सुबह हम पक्षियों को चहकता हुआ सुनते हैं तो हमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि मैं विहंगों की तरह चहकूं, मैं किसी से लड़ूं नहीं। अगर मैं बोलता हूं तो मुझे सुनकर लोग आनंदमय हों। आगे क्या कहते हैं गुंजित कर वन उपवन। वन और उपवन को गुंजित करूं किससे? कोयल जिस प्रकार से वन उपवन को अपनी मीठी बोली से महका देती है, गुंजित कर देती है, यानी कि कोयल अगर किसी कोने में बैठकर भी वन में कुहू कुहू करती है तो पूरा वन उससे गुंजित हो जाता है। उसकी आवाज की मिठास सारे वन उपवन को गुंजित कर देती है। उसी प्रकार से मैं भी इतनी मीठी बोली बोलूं कि मेरे बोलने से सामने वाला भी प्रभावित हो जाए। तो ये उसकी छोटी सी एक अभिलाषा है कवि की, जो वो कहते हैं। दोबारा से देखते हैं फूलों से मैं महक लूं, विहंगों से, पक्षियों से अच्छा मीठा बोलना सीखूं और मेरी जो ध्वनि है, मेरी जो मिठास होगी बोली की, उससे लोग प्रभावित हो। बस यही मेरी अभिलाषा है। आगे कवि कहते हैं नभ से निर्मलता लूं। नभ बोलते हैं आकाश को, निर्मलता मतलब प्योर, शुद्ध जिसे बोलते हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं जिस प्रकार से नभ बहुत ही साफ है, स्वच्छ है, उस प्रकार से मेरा जीवन भी स्वच्छ हो, साफ हो, यानी कि मैं किसी भी बुरे काम में ना पड़ूं। शशि, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, उससे क्या लूं? शीतलता। धरती से सहन शक्ति। अब धरती जो है उससे सहन शक्ति किस प्रकार से ले सकते हैं? धरती के ऊपर हम इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना भार, उसके अलग अलग तत्वों को हम
प्रयोग में ला रहे हैं और इस प्रकार से प्रयोग में ला रहे हैं कि धरती धीरे धीरे क्या हो रही है, खराब हो रही है। फिर भी वो हम हमारी जो इतना हम उसको अत्याचार दे रहे हैं, वो फिर भी हमें सहन कर रही है। तो धरती से हम क्या प्राप्त करते हैं? सहन शक्ति। तो कवि कहता है कि मैं भी अपने जीवन में सहन शक्ति को अपनाना चाहता हूँ। मेरा जो मेरा जो मार्ग है, अगर मैं उस मार्ग से हट रहा हूँ, तो मैं किसी प्रकार से भी अपने मार्ग से ना हटूं। मुझे सहन शक्ति मिलनी चाहिए अगर मार्ग में कोई भी कठिनाई आती है तो। आगे कवि कहते हैं पर्वत से दृढ़ता लूं। दृढ़ता यानी कि पर्वत जो है जिस प्रकार से अटल होते हैं, तो मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य हमेशा अटल रहना चाहिए। ये ना हो कि मेरे पाँव डगमगा जाए और मैं अपनी इच्छा को पूरा ना कर पाऊं। तो वो कहते हैं यही मेरी अभिलाषा है। आगे कवि कहते हैं मेघों सा मिट जाऊं। देखिए मेघ जो है हवा का जिस तरफ दौर आता है उस तरफ ही चल पड़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अगर मेरे जीवन में किसी के लिए कोई अच्छा कर्म करना होगा, तो मैं बिल्कुल उस तरफ चल पड़ूंगा। किस प्रकार? जैसे मेघों सा मिट जाऊं। उस कर्म को करने के लिए मैं मेघों के समान, बादलों के समान अपने जीवन को निछावर कर सकता हूँ। सागर सा लहराऊं। सागर बहुत ही अत्यंत सुंदर लगता है लहराता हुआ। शांत सागर किसी को पसंद नहीं आता, है ना? सागर की जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, उस उसकी जो लहरों की का लहराने से जो आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है, वो बहुत ही आनंदमय लगती है। तो वो क्या कहते हैं, मैं भी सागर की तरह लहराऊं। यानी कि मेरे जो विचार हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, जिस प्रकार से सागर की लहरें सागर में बिना किसी रोक टोक के लहराती हैं, उस प्रकार से मेरे जो विचार हैं वो सब जगह फैलें। उस अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारे विचार भी अच्छे होंगे। तो जब विचार अच्छे होंगे, अच्छे विचार हमेशा लोगों को प्रभावित करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन किसको बोलते हैं? फूलों को। सेवा के पथ पर, सेवा के पथ पर मतलब पथ मीन्स रास्ता। अब कहते हैं मेरे ऐसे कर्म होने चाहिए कि मैं दूसरों की सेवा करूं, और सेवा का भाव जो मेरे अंदर आएगा, तो मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, फूलों की तरह बिछ जाऊं। फूलों के साथ तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जब हम किसी का स्वागत करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं? फूलों की उसके ऊपर वर्षा करते हैं, है ना? तो हम फूलों को बिछा देते हैं उनके मार्ग पर। तो कवि यहाँ कहता है कि अगर मेरे जीवन में किसी का प्रति सेवा का भाव होगा, तो मैं उसका दोनों हाथों से स्वागत करूंगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है, सुमनों सा बिछ जाऊं। यानी कि मैं फूलों को बिछा देता हूँ उस सेवा के मार्ग पर, दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए। कवि की यही अभिलाषा है। ठीक है। तो इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में सहन शक्ति, दृढ़ता, सेवा का भाव, त्याग अपनाना चाहिए। तभी हमारा जो जीवन है एक सफल जीवन बनता है। तो कवि ने प्रकृति के जितने भी तत्वों को अपनाने का, तत्वों से शिक्षा को लेने का, उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का हमें संदेश दिया है अपनी अभिलाषा के माध्यम से। तो हमें उन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। जो कवि की अभिलाषा है, वह एक हर व्यक्ति की अभिलाषा हो सकती है, वह आपकी अभिलाषा भी हो सकती है। इसीलिए इस कविता में जो संदेश दिया गया है, उम्मीद है बच्चों आपको वह जरूर समझ आया होगा। इसी के साथ अगली कविता हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।